नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आई का अप्रैल मंथ का बिहार स्पेशल करंट कवर करेंगे, जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 71वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंडेक्स देखते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 17 पेज में दिया हुआ है और बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है, जैसे कि सेपरा टकरा जो विश्व कप हुआ है, जो कि पटना में हुआ है, कंकड़बाग में हुआ है और विश्व कप है, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए। नेक्स्ट है जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। बहुत सारी योजनाओं को देखेंगे। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के बारे में जानेंगे, जो बन के 2029 में तैयार होगा। इसके अलावा बोध गया मंदिर, जो कि गया का नाम बदल के गया जी हो गया है और यहाँ पे एक तरह से कॉरिडोर बनाने की बात करी जा रही है बोध गया और विष्णुपद मंदिर को लेके, तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में खेलो इंडिया गेम्स और महावीर जयंती, गंगा किनारे अवैध निर्माण, वंदे मेट्रो, वीर कुंवर सिंह दिवस, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेपक टेकरा विश्व कप 2025 के बारे में जानेंगे। तो यह चर्चा में क्यों रहा है, क्यों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चूँकि यह पटना में आयोजित हुआ है, कंकड़बाग के पास एक पाटलिपुत्रा स्टेडियम है वहाँ पे, तो सेपक टेकरा विश्व कप 2025 में आयोजित किया गया और भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इस विश्व कप के बारे में मुख्य बिंदु जो है उनमें सबसे पहला है कि यह जो विश्व कप 2025 था, इसमें फाइनल में जापान को हरा करके स्वर्ण पदक भारत ने जीत लिया है। और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है तो भारत के कौन सा टीम ने जीता है, तो ये पुरुष रेगू टीम ने जीता है। पहली बार जब भारत ने सेपक टेकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत अभी तक कभी भी इस विश्व कप में स्वर्ण पदक नहीं जीता था, तो ये पहली बार है। और इसके साथ ही, इस स्वर्ण पदक के साथ ही कुल भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं। स्वर्ण पदक भारत का पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में जीता है, वहीं रजत पदक महिला युगल टीम ने जीता है, रजत पदक जीता है इन्होंने, और कांस्य पदक जीते हैं बाकी 5, ठीक है। तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 लोग कांस्य पदक जीते। इस विश्व कप में कुल 8 देशों ने पदक जीते हैं, ठीक है। कुल 8 देश ने पदक जीता और जिनमें भारत का स्थान चौथा रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है, जबकि थाईलैंड 4 पदक के साथ सबसे पहले स्थान पे रहा है, ठीक है। तो भारत का स्थान रहा है चौथा स्थान पे और थाईलैंड प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें है कि यह 20 से 25 मार्च 2025 को पटना के कंकड़बाग में पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम स्थित है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ अर्थात कि ISTAF के द्वारा किया गया है, ISTAF, जबकि इसकी मेजबानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने किया था। चूँकि सेपक टकरा जो खेल है इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ करता है, लेकिन इस बार जो भारत में बिहार में आयोजित किया गया, इसकी मेजबानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने किया था। और इस विश्व कप में विश्व की 20 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? तो 20 देशों ने भाग लिया, जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल थे, ठीक है। तो इस विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया? 20 देशों ने भाग लिया। कितने से खिलाड़ी थे मौजूद? तो 300 से ज़्यादा खिलाड़ी थे। और इसकी मेजबानी कौन करता है? तो ISTAF
TAF करता है और यह विश्व का 5वां संस्करण था। अब तक 4 बार हो चुका है। ठीक है। सेपक टकरा एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है। ठीक है, यह मलेशिया में खेलने जाने वाला खेल है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत ज़्यादा यह लोकप्रिय है। यह खेल फुटबॉल वॉलीबॉल का संयोजन है, अर्थात कि यह पता है कैसे खेला जाता है। जैसे फुटबॉल होता है ना, पैर से लोग खेलते हैं। ठीक है, तो पैर से यहाँ पे मान लीजिए कि नेट है तो यहाँ पे गोल रहता है, इसमें पैर से जाते जाते ऐसे गोल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वॉलीबॉल जैसे कि नेट होती है, बीच में नेट को ढकाना है, तो वॉलीबॉल में हाथ से ढकाना होता है, इसमें फुटबॉल की तरह पैर से मतलब उसको उस पर दूसरे साइड में फेंकना होता है पैर से। तो एक तरह से ये दोनों का मिक्सअप हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। आप ही लोग सोचिए कि अगर पैर से गेंद को नेट के ऊपर मतलब दूसरे साइड फेंका जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। और इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वॉलीबॉल में किक करेंगे पैर से तो गेंद को दूसरी साइड फेंक सकेंगे। भारत में 1980 के दशक में इसे नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था? सबसे पहले 1980 के दशक में महाराष्ट्र के नागपुर में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट की सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों की पूर्व संध्या पर हुआ था। तो सेपक टकरा का जो गठन है 1982 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली एशियाई खेलों की जो उसी शाम जिस दिन दिल्ली एशियाई खेल हो रहे थे उसी दिन यहाँ इसका गठन किया गया। और यह फेडरेशन भारत में सेपक टकरा खेल के संचालन की प्रमुख संस्था है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो भारत में होगा और भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन जो है ISTAF, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, लेकिन भारत में जो हुआ है कंकड़बाग में हुआ है पाटलिपुत्रा स्टेडियम में, उसका आयोजन कौन किया था? तो भारत का जो संस्थान बना हुआ है वो किया था, ना कि इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन। ठीक है, तो यह सेपक टकरा खेल की विश्व स्तरीय खासी शासी संस्था है, मतलब वर्ल्ड वाइड यह संस्था है और इसका मुख्यालय जो है वो बैंकॉक और थाईलैंड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाला का मुख्यालय है थाईलैंड बैंकॉक और भारत वाला का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत वाले की भी स्थापना 1982 में हुई, इंटरनेशनल वाले की भी स्थापना 1982 में ही हुई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सेपक जो टकरा था, सॉरी नाम भी अजीब है ना थोड़ा, तो सेपक टकरा अच्छा है। चलिए, तो नेक्स्ट है जेवियर विश्वविद्यालय। तब हम लोग जानेंगे कि जेवियर विश्वविद्यालय आखिर चर्चा में क्यों है। ठीक है, जेवियर विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है? क्योंकि 29 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में 36 एकड़ जमीन में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो 29 मार्च को 36 एकड़ में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं उसे देखेंगे। तो पटना के बारे में इसका परिचय है कि यह बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो पटना जो है सही बात है, बिहार की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। यह प्राचीन शहर गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पटना प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, इन सभी चीज़ों का केंद्र रहा है। ठीक है, जनसंख्या जो रिपोर्ट जारी हुआ था जनगणना 2011, उसके अनुसार पटना का कुल जनसंख्या 58 लाख है। ठीक है, लगभग 58,38,465। इन शॉर्ट याद रखेंगे 58 लाख है पटना का
जनसंख्या, ठीक है, पुरुष उसमें 30 लाख है, महिलाएं 27 लाख हैं। जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ था, तो 23% के आसपास हुआ है। घनत्व इम्पोर्टेंट है, घनत्व 1800 प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर एरिया में 1800 लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सघन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। वही साक्षरता दर की बात करें तो 70%, 70.68% जो है वो साक्षरता दर है। पुरुष 78 और स्त्री 61.9, ठीक है। यहाँ की भाषा क्या है, तो बिहार की भाषा मुख्यतः हिंदी है। अन्य बोली जाने वाली भाषाएं में अंग्रेजी भी है, उर्दू है, बंगला है, उड़िया है, ठीक है। स्थानीय बोली में मैथिली, भोजपुरी और मगही। शाहाबाद प्रमंडल में भोजपुरी बोला जाता है, वहीं मिथिलांचल में मैथिली अर्थात दरभंगा वाला एरिया में मैथिली, दरभंगा प्रमंडल में, और मगही बोला जाता है मगध में, ठीक है। इतिहास के बारे में जानेंगे तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, इसको पाटलिपट्टन भी कहा जाता था, ठीक है। जो 600 बीसी में 600 बीसी के आसपास इसका इतिहास पटना का मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी ईसा पूर्व में यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका तो चंद्रगुप्त का स्टार्ट ही हुआ था ना 322 या कहीं कहीं 21 देता है बीसी, ठीक है। तो इसके आसपास अर्थात की, लेकिन चौथी इसको, हाँ ठीक है, तो चौथे ही बोलेंगे क्योंकि पीछे है तो इसमें एक बढ़ जाती है ना, चौथे बोलेंगे, ठीक है। तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का नींव रखा था। उदय ने पाटली ग्राम बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र का नींव रखे थे अजातशत्रु ने, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है उदयन और अजातशत्रु में, तो नींव रख दिए थे अजातशत्रु ही, क्योंकि अजातशत्रु की नींव रखने का उद्देश्य था कि ये वैशाली पे कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। और वैशाली पर कब्जा करने के लिए इनको राजगीर से आ करके पटना जहाँ पे संगम है वहाँ पे ये अपनी छावनी, छोटी सी छावनी बसाए थे, ताकि वो जब मौका मिले, पानी जब कम है गंगा नदी का, ये जा करके वैशाली में आक्रमण कर सके। तो एक तरह से नींव अजातशत्रु ने रख दिया था, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे यह पटना बन गया, पटना के रूप में विकसित हो गया। ग्रीक इतिहास में इसे पाटलिबोथरा कहते हैं, ठीक है। ग्रीक इतिहास में इसे पटना को पाटलिबोथरा भी कहा जाता है। कुसुमपुर, पुष्पपुर भी नाम है, आप लोग को पता होगा। इसके अलावा सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने भी इस नगर में शासन किए थे, ठीक है। प्रसिद्ध यात्री फाहियान सभी लोग जानते हैं, तीसरी ईस्वी में आए थे और ह्वेनसांग 7वीं ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो फाहियान तीसरी ईस्वी में आए थे और ह्वेनसांग 7वीं ईस्वी में बिहार का भ्रमण करने आए। इन्होंने पटना का दौरा किया और इसके बारे में विस्तार से लिखा है। कौटिल्य जैसे विद्वान भी यहाँ हुए और अर्थशास्त्र जैसी रचना भी कौटिल्य ने की थी। 1703, यह इम्पोर्टेंट है, जो कुछ लोगों को पता होगा, सबको नहीं पता। 1703 में शहजादा अजीमुशान, ठीक है, शहजादा थे अजीमुशान मुगल के, इनको पटना का गवर्नर बनाया गया 1703 में, और इन्होंने ही इसका आधुनिक रूप जो दिया, अजीमाबाद नाम रखे और इसको विकसित किया था। लेकिन जो लोग थे जिनको पटना के नाम से जानते थे, वो पटना के नाम से ही जानते रहे, उन्होंने अजीमाबाद को स्वीकार नहीं कर पाए, ठीक है। तो अजीमुशान ने अजीमाबाद रखा था 1703 में। उस समय चल रहा था औरंगजेब का शासन का। बिहार में बहुत सारे घूमने वाले जगह भी हैं, जैसे संग्रहालय, तारामंडल, जापानी शांति पैगोडा, संजय गांधी उद्यान, लौरिया, नंदनगढ़, गोलघर, कुम्हरार, अजंता गांधी संग्रहालय, जलान संग्रहालय, ठीक है। तो कुछ घूमना है तो आप लोग घूमिए सारी जगह जो नहीं गए हैं, ठीक है। बिहार में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अप्रैल मंथ का बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ, कि कौन कौन सी योजना लागू किया गया और उसका शिलान्यास हुआ है। तो चर्चा में क्यों रहा है,
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो 30 मार्च को मनाई गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को। और इसी के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 800 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किए थे। तो एक एक करके जानेंगे इन योजनाओं के बारे में। सबसे पहला योजना है अन्न भंडार, पुलिस भवन निर्माण, सड़क परिवहन, दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान में छात्रावास, मखाना प्रोसेसिंग विपणन और पेयजल आपूर्ति योजना, ठीक है। तो ये इतनी सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। पेयजल आपूर्ति जो ऑलरेडी चल रहा है, 7 निश्चय में से एक है हर घर जल नल, ठीक है। तो उसको भी मतलब जो भी अभी बचे खुचे हैं वहाँ तक पहुँचाना। मखाना प्रोसेसिंग है और दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान बनेगा। सड़क परिवहन के बारे में होगा और पुलिस भवन निर्माण, इसके अलावा अन्न भंडार, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के अंतर्गत 25 पैक्स जो होते हैं ना, प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स, तो 25 पैक्स में 62,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिस पर 83.16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं पुलिस भवन निर्माण में गृह विभाग के तहत कुल 133 पुलिस भवन बनाए जाएंगे और इस पे 181 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं सड़क परिवहन राजमार्ग के अंतर्गत 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, 3 परियोजना का, ठीक है, जिसकी कुल लागत 109 करोड़ आएगी। दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान में पटना में है ये पूछ सकता है कि दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान छात्रावास कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा और इस छात्रावास का उद्घाटन किया गया, जिसका लागत 27 करोड़ के आसपास आएगा। मखाना प्रोसेसिंग होगा तो समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 46 लाख रुपए की लागत से दरभंगा जिला में, कहाँ पे? दरभंगा जिला में मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया। पेयजल आपूर्ति योजना तो नगर आवास और विकास विभाग की अमृत वन परियोजना के अंतर्गत कुल 421 करोड़ रुपए की लागत से 5 पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। 5 को बनेगा पेयजल आपूर्ति योजना, ठीक है। और अमृत वन परियोजना के अंतर्गत 5 पेयजल आपूर्ति योजना बनेगा। अमृत योजना क्या है? तो इसका परिचय है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जिसको बोलते हैं अमृत, ठीक है। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया है, ठीक है। देश भर के 500 शहर में शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि ये जो अमृत है, अमृत जो भी बोलिए इसको, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत 2015 को किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, चयनित शहरी क्षेत्रों में सुधार करना, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैस मोटर इत्यादि का निर्माण इसमें शामिल है। अब अमृत 2.0 भी लॉन्च किया गया। तो इसके अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक के लिए वन को शामिल किया गया है और यह देश के 500 शहर से लगभग 4,900 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में
शामिल 500 शहरों में कवरेज देगा। अमृत 2 जो है उसका उद्देश्य है कि जो सीवेज होंगे उसका पुनः चक्रण करे और शहर के जल संतुलन योजना को बनाए रखे और उसके माध्यम से आगे बढ़े। ठीक है, इस मिशन में शहरी नियोजन, शहरी वित्त को मजबूत करने आदि के माध्यम से नागरिक के जीवन को और आसान बनाने के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई करना, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई करना तथा हर खेत को पानी, इसके अलावा पानी की बर्बादी कम हो, हर खेत को पानी मिले, पानी की बर्बादी कम हो, क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई हो और जल भृत एक्वाफायर्स, जल भृत या एक्वीफर्स, इसका भी उपयोग है जिससे पेरी अर्बन कृषि के लिए नगरपालिका आधारित पानी के पुनः उपयोग का खोज हो सकेगा। ठीक है, कि नगरपालिका में जो पानी है यूज हो रहा है उसका पुनः उपयोग भी किया जा सकेगा। इसके अलावा एक परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली का भी विकास होगा, एक परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली को भी यह आकर्षित करेगा। ठीक है, तो PMKSY हो गया, 2015 में शुरू हुआ था। इसका अगर शॉर्ट में फिर से समझे, 2015 में शुरू हुआ, 75-25 के रेशियो में रहेगा। पहाड़ी इलाकों में 90-10 के रेशियो, SC और ST के साथ 22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसको जियो टैगिंग किया गया है और 1996 में यह AIBP जो है वह शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी का यह विस्तृत रूप है PMKSY। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोसी और मेची नदियाँ। तो कोसी और मेची नदियाँ, जिनमें कोसी नदी सभी लोग जानते हैं, बिहार का शोक के नाम से फेमस है कोसी, और इसका जो उद्गम है वो माउंट एवरेस्ट के पास में कंचनजंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कंचनजंगा का जल ग्रहण क्षेत्र होगा है, जहाँ से कंचनजंगा चोटी हम लोग को पता है सिक्किम में है, तो उसी के आसपास 7000 मीटर से कोसी नदी निकलती है। ठीक है, 7000 मीटर से निकलेगी। इसके अलावा चीन, नेपाल और भारत से बहते हुए बिहार में यह हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करता है, हनुमान नगर के पास प्रवेश करेगा। और कटिहार जिला, बिहार का कटिहार जिला जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाता है, उस बॉर्डर के पास एक कुर्सेला जगह है, वहाँ पे गंगा नदी में जाके कोसी मिल जाती है। कोसी नदी 3 मुख्य धारा से बना है, जिनमें पहला है शन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। तो कोसी मुख्यतः 3 धारा से मिलकर बना है, पहला शन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग को बदलकर धीरे धीरे यह पश्चिम की ओर शिफ्ट होते जा रही है। बिहार का मैप देखें, मान लीजिए कि ये बिहार का मैप है। ठीक है, अच्छा नहीं बना, सॉरी, फिर से। ऐसे कुछ है, बिहार का मैप है। ठीक है, तो यहाँ से कोसी नदी निकल रही है, तो ये धीरे धीरे इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ शिफ्ट होते हुए जा रही है। और अब तक कितना शिफ्ट हो गई है, तो अब तक यह 112 किलोमीटर शिफ्ट हो गई है। अब तक यह 112 किलोमीटर शिफ्ट हो गई है। और कितने सालों में 112 किलोमीटर शिफ्ट हुई, तो 200 साल में, 200 वर्षों में 112 किलोमीटर शिफ्ट हुए। ठीक है, और किन जिलों को प्रभावित किया, तो दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया को प्रभावित किया। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कोसी की सहायक है त्रिजंगा, भूतही बलान, कमला बलान और बागमती। यहाँ मैप है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बागमती इधर होगा, यहाँ पे देखिए हनुमान नगर है, ये रहा पॉइंट आपका हनुमान नगर, यहाँ पे कोसी आके मिल रही है। ठीक है, और कोसी का 3 था सन कोसी, देखिए यहाँ से नेपाल के सन कोसी, इधर से अरुण और इधर से तमूर।
तो सनकोशी, अरुण और तमूर, ये तीनों आके यहाँ पे मिल जा रही है ब्रह्मक्षेत्रा में। यहाँ पे एक जगह है ब्रह्मक्षेत्रा, यहाँ पे मिल जा रही है। छतरा नेपाल के एरिया है, ठीक है। इसके बाद बिहार में हनुमान नगर के पास प्रवेश कर रही है। और इसके सहायक देखिए यहाँ पे नदिया, गबराचल, बलान, ठीक है। इधर बागमती है, सभी इसकी सहायक हैं। बागमती, कमला बलान, भुतही बलान, त्रिजंगा। देखिए दो तो बलान हो गया, एक कमला बलान और एक भुतही बलान। कमला बलान, भुतही बलान, कमला बलान और भुतही बलान, दो बलान। एक त्रिजंगा, ठीक है। त्रिजंगा, कमला बलान, भुतही बलान और बागमती। नेक्स्ट देखेंगे कि मेची नदी। तो मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली अंतर सीमा नदी है, अर्थात सीमा के आसपास ही यहाँ बहती है, ठीक है। यह महानंदा की एक सहायक नदी है। मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा हम लोग को पता है सबसे लास्ट में अररिया से होकर आती है, ठीक है। सॉरी, किशनगंज, अररिया नहीं, किशनगंज में होकर बहती है, ठीक है। लास्ट में वहीं से एंट्री करती है। तो महानंदा की सहायक है मेची। और मेची एक 12मासी नदी है, अर्थात कि इसमें सालों भर पानी रहेगी। इसके अलावा यह नेपाल में महाभारत पर्वतमाला से निकलती है, महाभारत से, ठीक है। और कोशी निकल रही थी कंचनजंगा का जो क्षेत्र था 7000 मीटर की ऊंचाई से। तो 12मासी है, महाभारत पर्वतमाला से मेची निकलती है। और यह किशनगंज में जो महानंदा नदी है उसकी एक सहायक है, ठीक है। आगे देखते हैं बोध गया मंदिर, ठीक है। तो बोध गया मंदिर चर्चा में क्यों है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। पीटी में आए, मेंस में भी हो सकता है। शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन का होता है ना 4-5 लिखना, उसमें आ जाए। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो बोध गया मंदिर चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि 1949 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद 1949 में बीटीए जो था, बोध गया मंदिर अधिनियम, उसको निरस्त करने की मांग की गई, ठीक है। क्योंकि उसके पहले जैसे भी चल रहा था, अब देश आज़ादी के बाद सब कुछ नया बना, नए संविधान, नए कानून बने। तो बोध गया मंदिर को संचालन के लिए भी एक नया महाबोधि महाविहार मंदिर में प्रदर्शन होने लगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके, तो इस 1949 के अधिनियम के तहत 1953 में एक बीटीएमसी आयोग का गठन किया गया मंदिर का देखरेख के लिए। उसको लेकर के हुए तत्काल में हम लोग न्यूज देखे हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो बौद्ध भिक्षु लोग थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। 1949 का जो था बीटीए उसको निरस्त किया जाए, जो 1953 में बना था बीटीएमसी के रूप में। अब इसको निरस्त करने की मांग क्यों उठ रही है, क्या इसमें खामियां हैं, इसको देखेंगे। तो पहला बिंदु हम लोग जानेंगे कि इसके प्रमुख मुद्दा क्या है, एक्चुअली निरस्त करने की मांग क्यों उठ रही है। इसलिए कि अखिल भारतीय बौद्ध संघ, एक ऑल इंडिया लेवल पे है अखिल भारतीय बौद्ध संघ है। इसके नेतृत्व में बौद्ध समूहों द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह जो प्रदर्शन है, विरोध है, उसको जारी किया गया है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बीटीएमसी जो 1953 में बना था 1949 के अधिनियम के फलस्वरूप। तो 1949 के फलस्वरूप 1953 में जो बना था बीटीएमसी, इसमें चूँकि हिंदू धर्मावलंबी भी सदस्य हैं, 8 इसमें ना 8 मेंबर हैं, ठीक है। उसमें 4 बौद्ध हैं और 4 हिंदू वाले हैं। तो इन्हीं 4 जो हिंदू धर्मावलंबी इसके मेंबर हैं, इन्हीं लोग को हटाने को लेकर के मांग उठ रही है। और हटाना जरूरी भी है क्योंकि बौद्ध जो मंदिर है वहाँ पे विष्णु और बहुत सारे भगवान हिंदू धर्म के जो हैं उनको प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि मंदिर का जो प्रबंधन है पूरी तरह से बौद्ध समुदाय के हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। और यह जो बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति है बीटीएमसी है, यह 1949 के तहत, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, 1953 में बनाया गया था। और बीटीएमसी की स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। इसमें 4 हिंदू हैं और 4 बौद्ध हैं। तो और इसका जो पदेन होता है ना, पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, तो डीएम होता है। वहाँ का जो भी डीएम बनेगा गया का, वहीं इसका पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है।
अब बोध गया मंदिर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जान लिए ये कि हम लोग के क्यों विरोध हो रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब है कि इस मंदिर के बारे में जानेंगे। तो यह एक बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, ठीक है। और भगवान बुद्ध का यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जैसे सभी लोग जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 260 बीसी में यहाँ पे एक मंदिर, महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाए थे 260 बीसी में। और ईंट से बनाई गई जो स्टार्टिंग में बहुत सारी मूर्तियां थे, उनमें एक यह भी है, ईंट से बनाया गया ये मूर्ति मतलब मंदिर है। और 2002 में बौद्ध गया को 2002 में यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा फेनसांग भी इस मंदिर का विस्तृत विवरण दिए हैं, ठीक है। चीनी यात्री फेनसांग जो कि 7वीं एडी में आए थे, ठीक है। 7वीं एडी में आए थे यह, इन्होंने भी इसका विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा 629 से 45 रहे थे ना ये फेनसांग, ठीक है। तो इन्होंने भी बताया है विस्तृत रूप से। इसके अलावा यह जो मंदिर का संरचना है वो गुप्त शासक द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया था। तो अशोक ने भी करवाया था 260 में। इसके बाद गुप्त शासक आया कुछ समय के बाद, तो गुप्तों ने भी 5वीं-6वीं में इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुप्त शासकों ने भी करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिहार में खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया गेम्स चर्चा में क्यों है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इन शॉर्ट बोलेंगे KIYG, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसका 7वां संस्करण था, कौन नंबर का था, तो 7वां। यह 2025 में बिहार के 5 शहर में हुआ है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इसलिए बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 7वां संस्करण हुआ है और पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित हुआ है। गेम्स के बारे में जानेंगे तो भारत में स्कूल और कॉलेज के जो छात्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के लिए बहुत सारे खेलों में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता कराई गई थी। एक तरह से हर स्कूल, हर गांव तक खेल को पहुंचाना ही इसका मेन मोटो है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में, PM मोदी ने 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना, ठीक है, इंदिरा गांधी एरिना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण का शुरुआत किए थे। अर्थात खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में शुरुआत किया गया था। कहाँ, तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से, ठीक है। और इसका 2019 में नाम बदल दिया गया, तो इसका नाम हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। पहले यह स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। अब यह, चूँकि इसमें युवा होते हैं 17 साल से कम उम्र के, 21 साल से कम उम्र के, तो इसीलिए इसको यूथ गेम्स कर दिया गया। ये भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य वही कि जो खेल संस्कृति है उसको बढ़ाना। इसके अलावा जमीनी स्तर पे हर गांव, कस्बा, मोहल्ला तक खेल प्रतिभा को पहचान दिलाना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग के पास टैलेंट होती है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी के कारण, या फिर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण बहुत सारे जो प्रतिभा है वो दब जाती है या फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो उसी को बढ़ाने के लिए खेल संस्कृति का, खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर जोर दिया गया, ठीक है। तो स्कूली छात्र इसमें शामिल होंगे, 17 वर्ष से कम उम्र के छात्र होंगे। इसके अलावा कॉलेज के छात्र भी शामिल होंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो 21 साल से कम उम्र के हैं तो, ठीक है। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण 2024 में हुआ था। अभी जो हुआ है बिहार में हुआ है 7वां संस्करण हुआ है। इसके पहले 2024 में हुआ था तो तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। अभी जो हुआ है बिहार के 5 शहर में हुआ है। 24 वाला जो था वो तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। चेन्नई, त्रिची इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। खेलो इंडिया एक ऐप भी है, खेलो इंडिया ऐप, ठीक। तो 2019 में प्रधानमंत्री ने खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया था, खेलो इंडिया ऐप, ठीक है। और यह ऐप जो है बहुत सारा खेल के बारे में, उसके आयोजन के बारे में अपडेट करता है। आप जीवन शैली में कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में
बताता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या बताता है, जैसे देखिए खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कुछ खेल हैं। पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है। पहला संस्करण, स्क्रॉल क्यों हो रहा है, पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में हुआ था। वहीं 2019 में हुआ, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया अब यूथ गेम्स। फिर 2023 में हुआ है, इसका मध्य प्रदेश में हुआ है। पांचवा संस्करण 2023 में था, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर छठा हुआ तमिलनाडु में, फिर अभी सातवां बिहार में, ठीक। खेलो इंडिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स आता है। तो पहला संस्करण जो था यूनिवर्सिटी गेम्स का वो कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT में हुआ था, और ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा 2020 में। तो यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा 2020 में हुआ था, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT में। इसके अलावा 2023 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी है, तो इसका भी 3 संस्करण हुआ है। 2020 से आयोजित है 3 संस्करण, लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में, ठीक है। कश्मीर में हुआ है तीनों, विंटर वाला लेह में भी हुआ है, लद्दाख में भी, और गुलमर्ग में भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चयन और सहायता। इसमें किस प्रकार से चयन होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 1000 बच्चों का चयन किया जाता है, और उनको पदक विजेता बनने के लिए प्रशिक्षण भी दी जाती है। अगर उनके पास टैलेंट है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर खेलें और भारत का नाम रोशन करें। प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा 8 साल के लिए। सोचिए कितनी मदद मिलेगी अगर इसमें सिलेक्शन हो गया 1000 बच्चों में, तो उनको 8 साल तक 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। लगभग कितना हो गया, 50,000 से थोड़ा ही कम, 45,000 के आसपास। तो आपको 45,000, यहाँ तो जॉब में सैलरी होती है, अच्छी खासी सैलरी 45,000 मानी जा रही है। तो आप 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिल रहा है 8 साल के लिए खेलने के लिए, क्या ही चाहिए। नोडल मंत्रालय इसके कौन बनेंगे, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसका नोडल है, ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू, यूथ गेम्स का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ खेलो इंडिया का ऐसे लोगो बना करके, अगर मेंस में लिखना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये है मैपिंग। देखिए कितना अच्छा बनाया है, फिर से देखते हैं इसको, ये मेंस के लिए एकदम सही है। और इसका पहले ना उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बृहद स्तर पर भागीदारी, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, जमीनी स्तर पर संस्कृति और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे बिहार में हुआ था सेपक टकरा जो खेल हुआ है वो मलेशिया का पारंपरिक खेल था। उसी तरह से भारत का भी है, बहुत सारे खेल हैं जो लोकल लेवल पे खेली जाती हैं, जैसे हॉकी भी था, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो खेल इंडिया के 12 कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है। खेल इंडिया कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 12। देखिए यहाँ पे 12 कार्य क्षेत्र दिया गया है, जिनमें है महिलाओं के लिए खेल, ठीक है, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, शांति और विकास के लिए खेल, प्रतिभा खोज और विकास, खेल और संरचना का विकास और उन्नयन, ग्रामीण और स्वदेशी को और जनजातीय क्षेत्रों को प्रोत्साहन, खेल के मैदान का विकास किया जाएगा। अभी तो जितने भी स्कूल हैं, ग्रामीण स्कूल है, वहाँ भी खेल के लिए ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले नहीं था। हर पंचायत में ग्राउंड बनाए जा रहे हैं खेल के, ठीक है। सामुदायिक अनुशिक्षण दिया जाएगा, कोचिंग विकास किया जाएगा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल होगा, स्कूली विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, दिव्यांगों के जो दिव्यांग लोग हैं उनके बीच भी खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इतना सारा इसका लाभ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक घटना के रूप में आकाशीय बिजली। तब ये आकाशीय बिजली तो हुई तो जब से पृथ्वी बना है तब से है, कि अभी चर्चा में क्यों आ गया ये,
कुछ भी चर्चा में आ रहा, देखिए क्यों चर्चा में आया, क्योंकि बिहार में खराब मौसम के कारण आकाशीय बिजली गिरा, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो आकाशीय बिजली के बारे में जानेंगे। तो सभी लोगों को पता है, यह एक तरह से विद्युत प्राकृतिक घटना है, विद्युत प्राकृतिक घटना है, ठीक है। और जब बादल के भीतर और बादल और पृथ्वी के बीच विद्युत आवेश का संचय हो जाता है, अर्थात बादल टकरा गए, फिर वहाँ से जब बिजली निकली, विद्युत निकला, लाइट, वो पृथ्वी तक आता है, तो वो पेड़ पौधों पे जाती है, जीव जंतुओं पे, मनुष्य जिस पे भी जाएगी वो वहाँ पे हानि पहुँचाते हैं। तो यह प्रकाश की एक चमकदार चमक उत्पन्न होती है और हवा की तेजी से विस्तार होता है, इसमें गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। सीजी, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, सीजी बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज अधिक होगा और मानव जीवन के लिए यह घातक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर गिरना। तो पृथ्वी की सतह पर गिरना, पृथ्वी अच्छी विद्युत चालक होती है, गुड कंडक्टर है। पृथ्वी जो होती है अच्छी विद्युत चालक या गुड कंडक्टर होती है। यह वैद्युतिक रूप से उदासीन होता है, ठीक है, फिर भी बादल की मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत जो होता है यह धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और इसी की वजह से 20 से 25% जो होती है वो पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जिससे जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंच जाता है। क्योंकि पृथ्वी हमारा होता है ना, वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन इसके बावजूद जो होता है वो बादल की तुलना में थोड़ा सा धनात्मक आवेशित होता है, तो वहाँ से बिजली गिर जाती है, ठीक है। आकाशीय बिजली जो होता है वो जमीन पर उत्थित वस्तुओं अर्थात पेड़, इमारत इत्यादि पे गिरता है, वहाँ जान माल हानि का खतरा होता है। इसके अलावा हम लोग को मेन जानना है लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये क्या होता है, तो अगर लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाएगा तो घर में एक छड़ होती है, धातु की छड़ लगाई जाती है घर में ऊंची इमारत के ऊपर, तो इससे यह जो बिजली आता है उसको ऑब्जर्व करके, सोख करके पृथ्वी के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन मैक्सिमम गांव में चाहे कहीं भी शहरों में अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है लोगों के बीच कि अपना घर बनवाते हैं सभी लोग, बहुत सारे उसमें मटेरियल और मनी इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन गुड कंडक्टर जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये जागरूकता का ही अभाव है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जान माल की हानि भी हो रही है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने की गतिविधि जो है वो वेनेजुएला के माराकाइबो झील के तट पर देखने को मिलती है। वेनेजुएला के माराकाइबो झील, ठीक है, वेनेजुएला के माराकाइबो झील के तट पर देखने को मिलती है। तो ये जो माराकाइबो झील है वहाँ पे कैटामटुम्बो नदी है, उसमें गिरती है, और 260 दिन यहाँ पे तूफान ही आता है। इसे हटाइए, इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। विश्व के 5 देशों में शामिल है भारत, जहाँ पे बिजली गिरने से पहले चेतावनी दिया जाता है। उसके बावजूद भी अब लोग बाहर निकलेंगे काम करने के लिए तो क्षति तो होगा ही। बिहार बिजली गिरने के मामले में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में मौत होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें तो 2023 में बिजली से 275 मौत हुआ था। 2023 में बिजली से 275 लोग बिहार में मृत्यु हुई थी इनकी। महावीर जयंती, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है महावीर जयंती। महावीर जयंती चर्चा में क्यों है, क्योंकि 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2625वां 2625वां, ठीक है, 2625। अब यहाँ पे एक साल और होगा तो 2626 हो जाएगा, ठीक है। इस साल 2625, तो इसका महोत्सव मनाया गया है 10 अप्रैल को। महावीर जयंती के बारे में जाने तो यह जैन समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार है। इस दिन जो महावीर हैं, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, इनके जन्म का प्रतीक है, और 24वें तीर्थंकर थे,
ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम थे महावीर। 23वें थे पार्श्वनाथ थे, ठीक है। जैन ग्रंथ के अनुसार जो महावीर है इनका जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13 दिन हुआ था। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। ऐसे 10 अप्रैल को माना जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो इनका जन्म मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है, ठीक है। तो इस साल 10 अप्रैल को मनाई गई। भगवान महावीर की मूर्ति के साथ एक जुलूस निकाला जाता है जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। अस्तवन तथा जैन प्रार्थना का पाठ करते हैं लोग और भगवान की मूर्ति का औपचारिक स्नान कराया जाता है जिसे अभिषेक कहा जाता है, ठीक है। जुलूस निकाला जाता है, उनका स्नान किया जाता है मूर्ति का, और जैन का जो भी प्रार्थना पाठ होता है उसको भी किया जाता है। भगवान महावीर अपनी गहन आध्यात्मिक प्रथा शिक्षा के माध्यम से मानवता पर एक अमिट छाप छोड़े थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, यानी जो बढ़ता है, इसका अर्थ होता है जो बढ़ता है। अपनी 12 वर्ष की आध्यात्मिक साधना के दौरान जो महावीर थे वो 4 असाधारण गुणों का प्रदर्शन किए थे और ये तपस्या किए थे 12 साल, ठीक है। महावीर तपस्या किए 12 साल और 4 असाधारण गुण का प्रदर्शन किए थे। और ये 4 गुण कौन से थे? कठोर तपस्या, 12 साल तपस्या करना इतना आसान काम नहीं है। दर्द की सहन शक्ति, दर्द को बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संतुलन, खुद पे नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। गहन और अबाधित ध्यान, मतलब कुछ भी किया जाए वहाँ पे उनका ध्यान नहीं हटता था। जैसे कि उनके अटूट ध्यान ने उन्हें गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद की। कठोर तपस्या से उनकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहा था ताकि उनका आत्मा शुद्ध हो सके। इसके अलावा अद्भुत उन्होंने सहन शक्ति का प्रदर्शन किया, उनका आंतरिक संतुलन भी स्थिर रहा था। वैशाख के 10वें दिन महावीर की यात्रा एक निर्णायक क्षण पर पहुंचे थे, ठीक है। वैशाख के 10वें दिन वो एक निर्णायक क्षण पे पहुंच गए थे। इन 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ब्रह्मचर्य अर्थात शुद्धता को महावीर द्वारा जोड़ा गया था कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, ठीक है। गंगा अब ये हो गया महावीर के बारे में, ये खत्म, इतना ही था। बस ये जानना है कि 26वां का महोत्सव मनाया गया और बाकी तो हिस्ट्री से संबंधित था। नेक्स्ट है गंगा किनारे अवैध निर्माण। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंगा नदी के किनारे अवैध जितने भी निर्माण थे उनको हटाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बिंदु है जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या था कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण 30 जून 2020 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई किया गया और उसके दौरान ही यह आदेश जारी किया गया। और उस आदेश में बताया गया कि गंगा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, ठीक है। गंगा किनारे किनारे बहुत सारे अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं और यह अतिक्रमण जो विभिन्न प्रकार के निर्माण जैसे कि आवासीय बस्तियां, ईंट भट्टे और धार्मिक संरचनाओं के रूप में हो रहे हैं। वैसे भी नदी और पहाड़ों पे तो धार्मिक संरचनाएं बनाई ही जाती है क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। तो एक तरह से वो अवैध कब्जा भी होता है क्योंकि संपत्ति सरकारी होती है। और इसके साथ ही नदी की प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र जो है तो उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मानवीय मौजूदगी से जो नेचर है उस नेचर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक है। ये इतना ही नहीं, गंगा नदी के किनारों के कुछ हिस्से ताजे पानी के डॉल्फिनों से समृद्ध है, ठीक है। और इनके आवासों पर भी अवैध निर्माणों का प्रभाव नदी की जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, ठीक है। 2010 को एनजीटी का स्थापना हुआ था और
एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। और विकासशील के बारे में बात करें तो पहला नंबर पे दुनिया का तीसरा बन गया भारत देश एनजीटी बनाने वाला, पर्यावरण से संबंधित और विकासशील देशों में पहला। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना किए थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनको तेजी से निपटारा करना, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे है उसका निपटारा करना एनजीटी का कार्य है। देश की अदालतों में जो मुकदमा लगा है उसके बोझ को कुछ कम किया जा सके, क्योंकि पर्यावरण मामले को भी अगर कोर्ट ही सुन रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे, इसके लिए इसका निर्माण किया गया। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके और भी 4 कार्यालय हैं जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। एनजीटी के अनुसार उसके पास आने वाले जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। ठीक है। तो एनजीटी जो भी मुद्दा आता है 6 महीना के भीतर उसका मेन मोटो है कि उसका निपटारा कर दिया जाए। नेक्स्ट है गंगा नदी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गंगा नदी। यह उत्तराखंड में है, गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो 3900 मीटर है। सोचिए कोसी निकल रही थी 7000 मीटर ऊंचा से, इसीलिए इतनी तबाही मचाती है। और गंगा इतनी बड़ी नदी है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये मात्र 3900 मीटर ऊंचाई से निकल रही है। गंगा नदी को वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं तो इसी भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग, ठीक है, उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पे भागीरथी जो नदी है वो अलकनंदा से मिल जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसी गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब भागीरथी में अलकनंदा मिलेगी तब बनती है वो गंगा। गंगा के उत्तरी मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा जो है वो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, उसके पहले पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, तो उसके मैदानी क्षेत्रों में जहाँ प्रवेश करेगी वो जगह है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। गंगा जो है वो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यमुना और सोन जो नदियां हैं इनके किनारे ये दाहिने किनारे से गंगा में आकर के मिलती हैं और यमुना और सोन दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अर्थात दक्षिण साइड से आके ये मिलती हैं, ना कि उत्तर साइड से। दाहिने किनारे मतलब दक्षिण साइड से, और उत्तर साइड से जो आगे मिलते हैं बाएं किनारे से वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये 4 तो बिहार में मिलते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसके अलावा रामगंगा और गोमती भी हैं। ठीक है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका जो स्रोत है यमुनोत्री ग्लेशियर है। गंगा सागर द्वीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सा द्वीप के पास, तो गंगा सागर द्वीप के पास गिर जाती है। ठीक है, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना चर्चा में क्यों रहा है? यह बनकर के 2029 में तैयार हो जाएगा। कोसी मेची जो परियोजना है वो 2029 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आखिर यह चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कोसी मेची परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात इन शॉर्ट बोलें तो PMKSY-AIBP, PMKSY-AIBP, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इसको मंजूरी मिल गई है। कोसी मेची लिंक परियोजना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो इसकी उपयोगिता होगी, इससे किसको लाभ मिलेगा, किन जिलों को, सभी पढ़ेंगे। तो इस परियोजना के बारे में जानेंगे कि यह परियोजना जो है किस
नदी पे बनाया गया है तो कोसी नदी के अतिरिक्त इसमें जो जल होती है बिहार में महानंदा नदी बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, तो कोसी नदी में बहुत सारे, जैसे कि आप लोग को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इसमें हर साल बहुत ज़्यादा, इसकी क्षमता से ज़्यादा पानी आता है जो बाढ़ तबाही मचाता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना के तहत पूर्वी कोशी मुख्य नहर के एम सी, ठीक है, का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसे मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। और मेची नदी तक, ठीक है, मेची नदी के बेसिन तक इसको विस्तारित किया जाएगा। पूर्व कोशी मुख्य नहर भारत और नेपाल की संयुक्त कोशी परियोजना 1954 का एक हिस्सा है। भारत नेपाल का एक संयुक्त कोशी परियोजना बना था। कब बना था? तो 1954 में बना था, उसी का एक यह हिस्सा है। इसे कोशी नदी द्वारा बार बार अपना मार्ग बदलने की समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य बिहार में सिंचाई क्षमता को बढ़ाना। यह योजना बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में खरीफ मौसम के दौरान 2 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई देगी। तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन सभी जिलों में खरीफ मौसम के समय 2 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई किया जाएगा। केंद्रीय सहायता कितना होगा? तो चूंकि कोसी मेची लिंक परियोजना को बनाने में 6000 करोड़ का लागत आएगा। कितना का लागत आएगा? 6000 करोड़ का। और इस 6000 करोड़ में से बिहार 3000 करोड़ देगा और 3600 के आसपास केंद्र सरकार देगा। इसका समय सीमा क्या है? यह कब तक बन जाएगा? तो 2029 तक बन जाएगा। इस परियोजना की पूरा होने पर बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब नेक्स्ट हम लोग का हेडलाइन है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यह योजना जो है PMKSY 2015 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे कोर योजना भी कहा जाता है। केंद्र प्रायोजित योजना या कोर योजना कहेंगे। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी इसमें होगी 75-25, केंद्र की 75 और राज्य की 25% होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90-10 होगा, अर्थात कि PMKSY योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में 90 केंद्र देगा, 10 राज्य देगा, बाकी क्षेत्र में 75-25 का अनुपात रहेगा। इससे 2.5 लाख अनुसूचित जाति SC और 2 लाख अनुसूचित जनजाति, 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति किसानों को लाभ मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय 2022 में PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला, त्वरित सिंचाई लाभ। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा है हर खेत को पानी। ठीक है, तुरंत सिंचाई होगा, इससे हर खेत को पानी मिलेगा। और वाटर शेड डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा? वाटर शेड डेवलपमेंट होगा। वर्ष 1996 में AIBP को राज्यों की संसाधन क्षमताओं से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। वनडे मेट्रो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा।
वंदे मेट्रो, तो वंदे मेट्रो चर्चा में आखिर क्यों है? तो यह चर्चा में इसलिए है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने नमो भारत रैपिड रेल सेवा, 24 अप्रैल को पीएम ने नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे वंदे मेट्रो भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन करेंगे, जो भारत में दूसरी सेवा होगी। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल सेवा दूसरी सेवा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस उद्घाटन में जो प्रधानमंत्री हैं वो अमृत भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगा? तो सहरसा, बिहार के सहरसा से मुंबई तक, और इसके साथ ही 2 अन्य पैसेंजर ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो बिहार के सहरसा से मुंबई जाएगी और इसके अलावा 2 अन्य पैसेंजर ट्रेन का भी शुभारंभ किया जाएगा नमो भारत रैपिड रेल सेवा के तहत। इसके बारे में मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु है कि यह जो ट्रेन है, ठीक है, यह नमो भारत रैपिड रेल सेवा के अंतर्गत जो ट्रेन है वो जयनगर, समस्तीपुर में है जयनगर, यहाँ से लेके बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर और पटना तक चलेगी। ठीक है, बिहार में जयनगर, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना चलेगी। वैसे भी जो पटना है ना, पटना को नॉर्थ बिहार तक कनेक्ट करने में और जो गंगा रिवर को पार करने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है, ट्रेनें बहुत लंबी चलती हैं और रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए रैपिड रेल चलेगा तो शायद और ज़्यादा सुगम हो जाए, नहीं तो बस सेवा ही ज़्यादातर चलती हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद और भुज के बीच में शुरू किया गया था, पहला जो था 2024 में और दूसरा चलेगा यहीं बिहार में। तो यह ट्रेन बिहार के उत्तर मध्य क्षेत्र को पटना से जोड़ने का कार्य करेगी। पहला गुजरात में चला था, दूसरा बिहार में चलेगा। ट्रेन है, ट्रेन में कवच एक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और यह जो कवच सुरक्षा प्रणाली है इससे यह ट्रेन सुसज्जित है, अर्थात जो भी खतरा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे अपने आप ऑटोमेटिक इसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है। इसमें दोनों छोर पे इंजन लगा होगा और इससे टर्न अराउंड समय कम होगा, मतलब जो अप डाउन करने का समय है वो कम होगा। ओपन लाइन रेलवे में पहली बार ट्रेन में एक रूट मैपिंग इंडिकेटर भी शामिल होगा, अर्थात ऐसे ट्रेनों में पहली बार होगा जो रूट मैप इंडिकेटर लगेगा और प्रत्येक स्टेशन के बारे में इसको जानकारी देते रहेगा। ठीक है, यह भारतीय रेलवे की आधुनिक स्वदेशी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, यह आधुनिक है नमो भारत रैपिड रेल, और दूसरी है पहले गुजरात में लगा था, भुज से अहमदाबाद। इससे कम दूरी होगी, 100 से 350 किलोमीटर वाले इंटरसिटी और उपनगरीय रूट है उसके लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अधिकतम गति जो होगी वो होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वीर कुंवर सिंह विजय दिवस। वीर कुंवर सिंह बहुत इतिहास में बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और इनको लेकर के मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो अगर मेंस के क्वेश्चन को वीर कुंवर सिंह से आया, शॉर्ट वाला ही क्वेश्चन मान लीजिए आया, तो उसको अगर करेंट से अपडेट किया जाएगा तो मार्क्स बूस्टअप होगा। ठीक है, इनको देख लेते हैं कि यह क्यों चर्चा में आए हैं। एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय दिवस के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया था। ठीक है, तो विजय दिवस बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पे कार्यक्रम घोषित हुआ, उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शिरकत किया था। मुख्य बिंदु है जो कुंवर सिंह के बारे में वो है कि इनका जो इतिहास थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो इतिहास के बारे में वीर कुंवर सिंह का जन्म जो था वो 1777 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो जगदीशपुर में हुआ था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 1777 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो आरा में, जगदीशपुर के पास, और यह भोजपुर जिला बिहार में भी स्थित है। ठीक है, जगदीशपुर के परमार राजपूत के उज्जैनी कबीले के परिवार से आते हैं वीर कुंवर सिंह। परमार राजपूत उज्जैनी कबीला परिवार से। ठीक है, उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उस समय वो लगभग 80 वर्षों के थी। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा एक मर्दाना था। ठीक है,
तो सही बात है, वो 80 साल की उम्र में लोग यहाँ पे अभी तो 80 साल की एज में मरने की कामना करते हैं, और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो बहुत बड़ी बात है। मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहे होंगे ये। उनके भाई थे बाबू अमर सिंह, ठीक है, और इनके भाई, इनके जाने के बाद नेतृत्व जो 1857 की क्रांति का था तो बाबू अमर सिंह ने ही किया था, और उनके सेनापति भी थे हरे कृष्ण सिंह, दोनों ने उनकी सहायता की थी। कुछ लोगों का मानना है कि कुंवर सिंह की प्रारंभिक सैन्य सफलता के पीछे का असली कारण यही था कि इन लोगों ने सहायता की थी, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा ही अपना कौशल प्रदर्शन किया और ब्रिटिश सेना को बहुत ज़्यादा परेशान किए। एक बार तो हरा भी दिए थे, ठीक है, और भले ही चोट लगने की वजह से घायल हो गए थे, और फाइनली इनका 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया था, ठीक है। 23 अप्रैल को इन्होंने 23 अप्रैल को युद्ध लड़े थे, 23 अप्रैल 1858 को, जिसमें इनको चोट आ गई थी, और फाइनली 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को इनका देहांत हो जाता है। और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला के विशेषज्ञ थे, क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, बहुत बड़ी थी, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने शेर शाह का जो गुरिल्ला युद्ध नीति था तो उसको अपनाया था, ठीक है। और इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को भारतीय गणराज्य द्वारा उनके लिए एक स्मारक टिकट जारी किया गया था। 1966 में स्मारक डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भी है, आरा में है, ठीक है, जो स्नातक जो छात्र होते हैं उनको स्नातक की पढ़ाई करवाता है ये यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में बना था इनके सम्मान में, ठीक है। वहीं 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु भी बना, एक पुल भी बनाया गया है वीर कुंवर सिंह सेतु 2017 में, और यह आरा छपरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आरा को छपरा से कनेक्ट करता है वीर कुंवर सिंह ब्रिज, और इसका उद्घाटन उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए भी किया गया था। वहीं 2018 में कुंवर सिंह की मृत्यु की 160वीं वर्षगांठ मनाया गया, और उनकी एक प्रतिमा को हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी एक प्रतिमा को हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया, और पार्क का नाम रख दिया गया वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, ठीक है। हार्डिंग जो पार्क था उसका नाम अब हो गया वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, और 160वीं वर्षगांठ 2018 में इनकी मूर्ति का स्थानांतरण किया गया था। तो अभी 2025 है, तो अभी बताइए इनकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई होगी। तो 18 में 7 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 167वीं। तो 167वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, अभी 2025 में। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था, सभी लोग को पता है। और इस जो 1857 का विद्रोह है तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अपना अपना ओपिनियन है। कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, तो कोई धर्म युद्ध कहता है, तो कोई असभ्य का सभ्य से युद्ध कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया भी है सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना नाम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 1857 का विद्रोह बहुत ज़्यादा फेमस है, सब लोग इसी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025, ठीक है। ये क्या ही हो रहा है, रुक के थोड़ा सा हाँ ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 है। तो यह चर्चा में आखिर क्यों रहा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, तो भारत के प्रधानमंत्री मधुबनी, बिहार में एक जिला है मधुबनी, आप सब लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाई जाती है, तो इसी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। मोतीपुर पंचायत है, ठीक है, वहाँ पे बिहार की मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मोतीपुर पंचायत को, इसकी मुखिया प्रेमा देवी हैं, इनको यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार।
और इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपए की धनराशि भी मिलती है पंचायत को विकास करने के लिए। मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से अकेले चुना गया। बिहार का एकमात्र मोतीपुर पंचायत है जो क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत चुना गया। क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत। इस श्रेणी में देश भर की केवल 3 पंचायतों का चयन हुआ है, जिनमें से एक है बिहार का मोतीपुर पंचायत। यह जो पुरस्कार है वो पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ की मुखिया प्रेमा देवी ने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो बाकी लोग नेता लोग तो गबन करने के ही चक्कर में रहते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में, यह उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु है जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण LSDG के 9 विषयों के अनुरूप है, जिसमें सभी 17 SDG शामिल हैं। ठीक है, इसमें 17 SDG शामिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास लक्ष्य, तो इसमें 17 शामिल हैं। इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विशेष श्रेणियां स्थापित की हैं। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार। अगला पॉइंट है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार यह किस श्रेणी में देता है, तो जब नेट जीरो उत्सर्जन होता है और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ग्राम पंचायतों में विकास किया जाता है। जैसे कि अभी गांव में गली गली में सौर उपकरण, सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार क्या है, तो यह पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है, तो जो शीर्ष 3 ग्राम पंचायत है उनको दिया जाता है। आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है कि पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम पुरस्कार। पंचायत क्षमता निर्माण भी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ट्रॉफी, प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, दूसरे स्थान वाले को 75 लाख और तीसरे वाले को 50 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 75 लाख 50 लाख मिलेगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह बना था पंचायत। ठीक है, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्था PRI को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी। और इसका पहला आयोजन जो है वर्ष 2010 में किया गया था। इसका पहला आयोजन 2010 में किया गया था राष्ट्रीय पंचायत का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भी पंचायत को उल्लेख करता है। इसके अलावा 246 जो है उसमें राज्य का विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित कोई भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल जो है उसको अधिकार देता है कि आप जो ग्राम का मैटर हो, पंचायत के जो मैटर है उस पर आप कानून बना सकते हैं। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्वीकृति दे दी गई थी। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। ठीक है, और 1992 से ये लागू है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसके तहत मुखिया, वार्ड और ये लोग आते हैं, पंचायत सचिव और बहुत सारे उसमें होते हैं छोटे मोटे। तो ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि स्थानीय लोगों ने निर्वाचित निकाय के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्म भूषण से सम्मानित हुए, उनके बारे में। तो यह चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी, सभी लोग को पता है इनके बारे में। इनको सार्वजनिक जीवन में असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान इनको दिया। इनके बारे में मुख्य बिंदु यह है कि सुशील कुमार मोदी का योगदान राजकोषीय प्रबंधन के रूप में रहा है।
इसके अलावा राजनीतिक नेतृत्व किए हैं, जीएसटी की शुरुआत में भी इनकी भूमिका रही है। तो राजकीय प्रबंधन में, राजकोषीय प्रबंधन में, चूँकि ये सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जीएसटी की शुरुआत में भी इन्होंने अपना भूमिका निभाया और 2011 से 13 तक ये रहे थे राज्य वित्त मंत्री। तो जीएसटी को लागू करने के लिए राज्यों के बीच में सहमति भी बनाए थे। और राजनीतिक नेतृत्व का बात करें तो यह विधानसभा में कुछ समय तक सांसद रहे, संसद बहुत समय तक, कुछ समय क्या, लगभग 3 दशक से अधिक, मतलब 30 साल से ज़्यादा तक ये रहे विधानसभा सदस्य। और इन्होंने लोक शिकायत, विधि न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष इत्यादि की नेतृत्वकारी भूमिकाएं भी निभाई। इसके अलावा इन्होंने लिंग, बजट और महिला कल्याण पर भी काम किया। बिहार सरकार, चूँकि बिहार सरकार महिलाओं पर ध्यान दे रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसरित है, तो उस क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। और मोदी ने लिंग बजट की धारा को पेश की थी और उसको भी आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किए थे। ठीक है। अंगदान की वकालत, इन्होंने दधीची देहदान समिति अभियान की स्थापना भी की है और लोगों को अंगदान करने के ये प्रबल समर्थक थे और इन्होंने बढ़ावा दिया, लोगों को जागरूकता बढ़ाया, अपने अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया दधीची देहदान समिति के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है पद्म पुरस्कार। तो अब पद्म पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। तो चूँकि इसकी घोषणा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, मतलब घोषणा नहीं दी जाती है, ठीक है, 26 जनवरी को दी जाती है गणतंत्र दिवस पे। 1954 में सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक यह भारत का पद्म पुरस्कार का स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारे गतिविधि, विषय और किसी भी क्षेत्र में अपना पहचान बनाता है उपलब्धि से, सार्वजनिक सेवा तत्व उसमें शामिल होना चाहिए, लोगों का कल्याण शामिल होना चाहिए, तो उसके लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, वहीं पद्म भूषण मिलता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार 3 श्रेणी में मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ठीक है। वही नेक्स्ट है कि इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब क्या हर किसी को मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। और कोई भी व्यक्ति को मिलेगा, उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, पद, व्यवसाय, जाति के आधार पर। लेकिन ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सिविल सेवा के कर्मचारियों को भी यह मिलता है। ठीक है, उनके अद्भुत कार्य की वजह से। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार समिति, मतलब इनका चयन कैसे किया जाता है, कौन डिसाइड करेगा किसे देना है किसे नहीं देना है? तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है, पद्म पुरस्कार समिति। यह सिफारिश करती है और इसका गठन प्रति वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति आमतौर पर प्रति वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में प्रदान करते हैं। ठीक है। और इसी के साथ यह जो था अप्रैल मंथ का कंप्लीट हो जाता